हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। तो चलो, आज आपका जो सीए फाइनल का क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा था, तो उसका जो सीरीज में आज जो पार्ट रहेगा उसमें हम डिमांड रिकवरी एंड दूसरा रहेगा लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस या सर्टेन केसेस एंड तीसरा रहेगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये तीनों चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तीनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही रहता है हर अटेम्प्ट में। तो चलो, बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं। और एक बात है, ये नोट्स अगर चाहिए तो इंस्टीट्यूट साइट में मिल जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए हम इतना सारा वीडियो दे रहे हैं, तो आपका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है ना। तो आप भी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। तो चलो, बिना कोई देर से शुरू कर देते हैं। एंड इसमें कोई भी इलुस्ट्रेशन नहीं है, तो आपके लिए ये अच्छा न्यूज है। हम डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे। तो चलो, बिना कोई देरी से क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन आंसर देखते हैं कहाँ पे है। तो ये है आपका टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए मेरे साथ। मोहन एंटरप्राइजेस इज एंटाइटल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे मोहन एंटरप्राइजेस वो एंटाइटल कर रहा है फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर जीएसटी लॉ। तो वो यहाँ पे टैक्स देने के लिए वो लाइबल नहीं होता है, एग्जेम्पशन मिल जाता है। हाउएवर इट कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम इट्स बायर वर्थ 50,000 इन द मंथ ऑफ अगस्त। बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है टैक्स फ्रॉम इट्स कस्टमर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 50,000 का वो बायर से कलेक्ट कर रहा है। इट हैज नॉट डिपोजिटेड सी सेड अमाउंट कलेक्टेड एट जीएसटी विद द गवर्नमेंट। बट वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है वो अमाउंट, क्योंकि रूल होता है कि अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफ द मोहन एंटरप्राइजेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कलेक्टिंग टैक्स बट नॉट डिपॉजिटिंग द सेम विद द गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 76। तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। वो जो कलेक्ट करके डिपॉजिट नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या रहेगा, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस किसके ऊपर, मोहन एंटरप्राइजेस के ऊपर। तो यहाँ पे मेनली क्या कर रहा है, वो तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में एंगेज है, मीन्स एग्जेम्पशन उसके ऊपर अवेलेबल है, बट वो कलेक्ट कर रहा है टैक्स 50,000 का एंड वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डिपॉजिट करना था बट वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या रहेगा, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो मेनली उसके ऊपर लग जाएगा आपका, क्या लग जाएगा, डिमांड नोटिस उसके पास भेजेगा कौन, प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे शो कॉज नोटिस भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे वो एंटाइटल नहीं है कलेक्ट करने के लिए, बट वो कलेक्ट कर रहा है, तो उसको वो डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, चाहे वो एग्जाम सप्लाई में एंगेज हो या टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज हो। अगर वो यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है, मीन्स उसके पास अगर टैक्स हो, वो रिलेटेड एग्जाम सप्लाई हो या टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है, उसको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। अगर वो डिपॉजिट नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी कितना लगेगा बोलो, पेनल्टी वही जो भी इनवॉइस में जो अमाउंट है, इनवॉइस में जो भी अमाउंट है उतना उसको देना पड़ेगा आज पेनल्टी, प्लस टैक्स तो देना पड़ेगा क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट का है, प्लस इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट लग जाएगा कब से कब तक, तो इंटरेस्ट आपका लग जाएगा जब से वो कलेक्ट किया है टिल द डेट ऑफ एक्चुअल डिपॉजिटिंग द अमाउंट टू द गवर्नमेंट। जब तक वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के पास, तब तक वो इंटरेस्ट लगते रहेगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड टैक्स तीनों देना पड़ेगा। सिंपल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस ब्रीफली द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस आज कंटेंट अंडर सेक्शन नंबर 73-74। तो यहाँ पे डिस्कस करिए कि टाइम लिमिट क्या रहेगा फॉर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 73-74। तो यहाँ पे डिमांड में जो दो इंपोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 73-74। तो 73 है केसेस अदर देन फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट एंड विलफुल मिसस्टेटमेंट। तो वहां पे सेक्शन नंबर 73 लगता है, जो कि अदर देन फ्रॉड मेनली हम मानते हैं। अगर फ्रॉड होगा या सप्रेशन ऑफ फैक्ट होगा या विलफुल मिसस्टेटमेंट होगा, तो वहां पे 74 लगता है। तो यहाँ पे 73 में क्या रहेगा, टाइम लिमिट। तो 73 में टाइम लिमिट रहेगा 2 ईयर एंड 9 मंथ तक वो नोटिस सेंड कर सकता है। एंड ये कहां से शुरू होगा, ये जो पीरियड 2 ईयर 9 मंथ, तो वो शुरू हो जाएगा आपका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से ये शुरू हो जाएगा, जिस ईयर में एक्चुअली वो फ्रॉड किया था उस ईयर का एनुअल रिटर्न का, उससे 2 ईयर 9 मंथ तक वो शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, अगर वो अदर देन फ्रॉड होगा, सेक्शन नंबर 73 में। सिंपल है। उसके बाद 74। तो 74 में क्या रहेगा, तो 74 में रहेगा 4 ईयर्स एंड 6 मंथ तक। एंड ये डेट भी शुरू हो जाएगा कहां से, आपका शुरू हो जाएगा जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो एक्चुअली फ्रॉड किया है एंड उस फाइनेंशियल ईयर का फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से 4 ईयर एंड 6 मंथ तक वो यहाँ पे इशू कर सकता है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस ये इशू कर सकता है। सिंपल है। तो यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देख लेते हैं। इज देयर एनी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर adjudication of the cases under CGST Act 2017? If yes, discuss this है। तो आपको बताना पड़ेगा, इज देयर एनी टाइम लिमिट, कोई भी टाइम लिमिट है क्या, फॉर प्रेस्क्राइब है क्या फॉर adjudication ऑफ एनी
केसेस मीन्स यहाँ पे आपका ऑर्डर देने का कोई भी टाइम लिमिट है क्या, यहाँ पे डिमांड नोटिस जब होगा तो वहाँ पे ऑर्डर देने का टाइम लिमिट है क्या, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, सेक्शन नंबर 73, 74। 73 है अदर देन फ्रॉड है एंड 74 है फ्रॉड है, सब्टेशन ऑफ फैक्ट या विलफुल मिसस्टेटमेंट। तो अदर देन फ्रॉड जो कि 73, तो वहाँ पे टाइम लिमिट रहेगा मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर डिमांड नोटिस का जो ऑर्डर आएगा एडजुडिकेशन केसेस, वही बोल रहा है एडजुडिकेशन ऑफ द केसेस, वो मैक्सिमम हो सकता है 3 साल। 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो वहां से 3 साल के अंदर उसको इशू करना पड़ेगा। अगर अदर देन फ्रॉड है तो वहां पे सॉरी अदर देन फ्रॉड में 3 साल है, बट फ्रॉड के केस में आपका रहेगा 5 साल। ठीक है, फ्रॉड के केस में 5 साल रहेगा एंड ये दोनों का ड्यू डेट शुरू हो जाएगा आपका फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 73 है आपका अदर देन फ्रॉड है एंड यहाँ पे टाइम पीरियड होगा 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर्स रहेगा एंड सेक्शन नंबर 74 रहेगा जो वो रहेगा 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स रहेगा। सिंपल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हमको ओनली पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, पढ़ाई के अलावा और कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है। ए पर्सन इज चार्जेबल विथ टैक्स इन केस ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे एक पर्सन वो चार्जेबल हो रहा है विथ टैक्स इन केस ऑफ फ्रॉड में, वो चार्जेबल हो रहा है टैक्स में। He decides to pay the amount of demand along with interest before issue of notice। तो वो चाहता है कि डिसाइड कर रहा है कि वो पेमेंट कर देगा डिमांड along with जो भी टैक्स है एंड इंटरेस्ट पेमेंट कर देगा बिफोर इशू ऑफ नोटिस। ठीक है, इशू होने से पहले वो चाहता है कि यहाँ पे टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेमेंट कर देगा। ठीक है, इज देयर एनी इम्यूनिटी अवेलेबल टू सच पर्सन। तो यहाँ पे कुछ इम्यूनिटी अवेलेबल होगा क्या, उस पर्सन को कुछ भी बेनिफिट अवेलेबल होगा क्या अगर वो जो भी डिमांड नोटिस देने से पहले अगर वो यहाँ पे वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेमेंट कर देता है। ऑब्वियसली अवेलेबल है। तो वो अगर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी कितना 15% ऑफ द टैक्स, 15% ऑफ द टैक्स जो कि डिटरमाइन करता है वो खुद हिमसेल्फ या कोई प्रॉपर ऑफिसर अगर यहाँ पे वो डिटरमाइन करेगा, उसका अगर 15% पेमेंट कर देता है आज पेनल्टी, तो वहां पे उसको सो कॉज नोटिस नहीं इशू होगा, सो कॉज नोटिस इशू नहीं होगा। ये होगा उसका इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी कितना रहेगा, तो पेनल्टी रहेगा 15% ऑफ टैक्स। 15% ऑफ टैक्स अगर पेनल्टी रहता है तो यहाँ पे उसको सो कॉज नोटिस नहीं इशू होगा, सो कॉज नोटिस इशू नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे दिया है कि ब्रीफली डिस्कस द मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स अवेलेबल टू द प्रॉपर ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको मोड बताना पड़ेगा। तो प्रॉपर ऑफिसर कैसे रिकवरी करेगा टैक्स ड्यूज, कैसे वो रिकवरी करेगा प्रॉपर ऑफिसर। तो बहुत सारा मोड है, हम कुछ डिस्कशन कर देते हैं एंड इसको हम पढ़ेंगे रिविजन क्लास में, फिर भी हम डिस्कशन कर देते हैं। तो मोड क्या रहेगा, तो पहला मोड है अगर वो टैक्स डिपार्टमेंट अगर कुछ डिमांड है देना किसको, ये जो पर्सन को, तो वहां पे वो पर्सन का जो भी ड्यूटी है उससे काट के रख देगा। ठीक है, अगर रिफंड कुछ अवेलेबल होता है वो पर्सन को, पहला सिचुएशन बोल रहा हूँ मीन्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कैसे वो रिकवरी करेगा, मोड क्या रहेगा रिकवरी करेगा। तो पहला सिचुएशन है अगर वो पर्सन कुछ पाने वाला था किससे, गवर्नमेंट से, तो वहां पे मीन्स टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ पाने वाला था, तो वहां पे टैक्स डिपार्टमेंट वो जो ड्यूज है अगर कुछ भी रिकवरी करना है उसको रिकवरी करने के बाद बैलेंस जो भी रहेगा वो दे देगा, मीन्स वो अमाउंट जो भी ड्यूज है वो रिकवरी कर देगा। उसका सेकंड सिचुएशन है वो क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रेन कर सकता है, डिस्ट्रेन कर सकता है गुड्स। ठीक है, गुड्स या सर्विसेज उसको डिस्ट्रेन करके वो सेल कर सकता है। ठीक है, डिटेन करके सेल कर सकता है या डिस्ट्रेन करके सेल कर सकता है, उससे वो जो भी रिकवरी वो कर सकता है। दूसरा सिचुएशन। तो तीसरा सिचुएशन है कि अगर कोई भी अमाउंट अगर उसको कोई भी पेबल है, जैसे टैक्स पेयर बैंक से उसको बैंक अकाउंट है, बैंक कोई भी अमाउंट उसको देना था, तो वहां पे वो क्या करेगा, वो टैक्स डिपार्टमेंट बैंक को बोलेगा कि तुम जो भी अमाउंट उसको देने वाला था मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो वहां पे वो भी बैंक से ही, बैंक या अदर कोई भी पर्सन से वो कलेक्ट कर सकता है, जैसे इंश्योरेंस से भी वो कलेक्ट कर सकता है अगर कोई भी उस पर्सन को अगर ड्यू है देने वाले है। थर्ड सिचुएशन हो गया। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन है अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है आरसीसी का, उसको वो डिस्टेन करके उसको सेल करेगा, मीन्स रिटर्न करेगा, रिटर्न करके बोलेगा कि तुम जो भी टैक्स है सब कुछ दे दो, रिकवरी दे दो जो भी वाला से रिकवरी करने के लिए। अगर वो 30 डेज के अंदर नहीं देता है तो वहां पे वो उसको सेल करेगा, सेल करके जो भी उसका प्रोसीडिंग है उसमें से वो काट के रखेगा रिकवरी अमाउंट। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद वो जो हमारा रहता है कलेक्टर को बोलेगा, कलेक्टर उससे कलेक्ट करेगा, जैसे लैंड रेवेन्यू जैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं पावती, तो वो लैंड रेवेन्यू जैसे वो कलेक्ट करेगा। नहीं तो वो मैजिस्ट्रेट को बोलेगा, अप्लीकेबल मैजिस्ट्रेट को बोलेगा, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, फाइन लगाकर उसको कलेक्ट करेगा। उसके बाद और क्या, और अगर यहाँ पे एनफोर्सिंग करेगा, बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट एनफोर्सिंग करके वहां से वो कलेक्ट करेगा।
और क्या है, अगर यहाँ पे SGST एक्ट या CGST एक्ट में अगर कोई भी ड्यूज है, रिकवरी है, तो वो SGST एक्ट में भी वो रिकवर कर सकता है। अगर CGST एक्ट में है तो वहां पे वो SGST एक्ट से रिकवरी कर सकता है, या वाइस वर्सा वो रिकवरी कर सकता है। तो ये बहुत सारा मोड है, इसी मोड में वो रिकवरी कर सकता है, मीन्स रिकवरी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था मोड्स ऑफ रिकवरी, एंड इसको हम रिविजन क्लास में भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। Enlist the circumstances for which a show cause notice can be issued by the proper officer under section number 73। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा the situation या circumstances where एक show cause notice इशू होता है अंडर सेक्शन नंबर 73 में show cause notice इशू होता है, आपको वो सिचुएशन बताना पड़ेगा। एंड स्पेसिफाइड द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ show cause notice, तो वहां पे आपको टाइम लिमिट भी बताना पड़ेगा show cause notice इशू करने के लिए। एंड ऑल्सो द पीरियड ऑफ फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 73। तो यहाँ पे ऑर्डर भी इशू करने के लिए टाइम लिमिट आपको बताना पड़ेगा। 3 चीज बताना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड बताना पड़ेगा, टाइम लिमिट, एंड यहाँ पे जो ऑर्डर है, ठीक है, डिमांड ऑर्डर, इशुएंस ऑफ ऑर्डर के लिए टाइम लिमिट बताना पड़ेगा। मीन पूरा 73 बता दिया। तो बताइए कौन सा सिचुएशन में EMLA 73 इशू होता है? जब टैक्स नॉट पेड होगा, या टैक्स शॉर्ट पेड होगा, या इरोनियस रिफंड होगा, या अगर ITC एक्सेस अवेल करेगा, यूटिलाइज करेगा। क्या सिचुएशन? पहला है टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, इरोनियसली रिफंडेड किया है, या ITC अवेल किया है रॉन्गली, या यूटिलाइज किया है। तो वहां पे अगर अदर देन फ्रॉड होगा, या विलफुल मिसस्टेटमेंट होगा, या सप्रेशन ऑफ फैक्ट होगा, तो वहां पे 73 लगेगा। ठीक है, पूरा पहला सेक्शन है ये, वही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद दूसरा है शो कॉज नोटिस का इशू करने का टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से 2 ईयर एंड 9 मंथ तक रहेगा, शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। एंड यहाँ पे ऑर्डर कब तक यहाँ पे दे सकता है? वो 3 ईयर रहेगा। कहां से रहेगा? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, आ जाइए। शुभभारती एंटरप्राइजेस कलेक्टेड GST ऑन द गुड्स सप्लाइड बाय इट फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन द बिहाफ बिलीव दैट सेड सप्लाई इज टैक्सेबल। तो यहाँ पे शुभभारती एंटरप्राइजेस वो कलेक्ट कर रहा है GST जो भी गुड्स सप्लाई किया है फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन द बिलीव दैट कि वहां पे GST लगेगा, वो टैक्सेबल सप्लाई है। हाउएवर लैटर इट डिस्कवर दैट द गुड्स सप्लाइड बाय इट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। उसके बाद उसको पता चलता है कि वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST है। वो मानता था कि वो टैक्सेबल है, इसीलिए वो GST कलेक्ट किया था, बट बाद में पता चलता है कि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, जिसके ऊपर GST ही नहीं लगेगा। ठीक है, the accountant of the Subharati Enterprises advised it that the amount mistakenly collected by Subharati Enterprises representing as tax was not required to be deposited with government। तो यहाँ पे उसका जो अकाउंटेंट है शुभभारती एंटरप्राइजेस का, वो एडवाइस दे रहा है कि ये जो मिस्टेकली कलेक्ट किया है उसको डिपोजिट नहीं करना पड़ेगा, डिपोजिट नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। शुभभारती एंटरप्राइजेस हैज अप्रोच्ड यू फॉर सीकिंग द एडवाइस ऑन द सेम। तो शुभभारती एंटरप्राइजेस वो आपको अप्रोच कर रहे हैं ऑन दी सीकिंग दी एक्सप्लेनेशन फॉर दी सेम। मीन्स यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, एडवाइस आपसे वो ले रहा है कि यहाँ पे वो जो अकाउंटेंट बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सबसे बढ़िया नॉलेज आपके पास है, तो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस इट एलाबोरेटिंग द रिलेवेंट प्रोविजन। तो आपको यहाँ पे एडवाइस देना पड़ेगा विद एलाबोरेटिंग जो रिलेवेंट प्रोविजन के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे एडवाइस देना पड़ेगा। सिंपल है। तो यहाँ पे वो जो अकाउंटेंट बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। पहले मैं आपको प्रोविजन बता देता हूँ। अगर आप कोई भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर टैक्स हो या एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर टैक्स हो, तो आपको उसको कंपल्सरली डिपोजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। अगर आप डिपोजिट नहीं करते हैं तो वहां पे प्रॉपर ऑफिसर आपके पास शो कॉज नोटिस इशू करेगा। तो शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद आप देना पड़ेगा। फिर भी अगर आप नहीं देते हैं तो वहां पे आपके ऊपर लग जाएगा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाएगा। एंड पेनल्टी यहाँ पे कितना लगेगा? पेनल्टी तो लगेगा, इंटरेस्ट लग जाएगा आपका जिस दिन आप कलेक्ट कर रहे हैं टिल द डेट ऑफ एक्चुअल अमाउंट डिपोजिट टू द गवर्नमेंट। जब तक आप डिपोजिट नहीं कर रहे हैं तब तक आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। एंड यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर जब से वो शो कॉज नोटिस इशू किया है उसका 1 साल के अंदर उसको ऑर्डर वो दे देगा, एंड ऑर्डर में सब कुछ रीजन फैक्ट सब रिटर्न करेगा उसमें। ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी देना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, सेम ही है, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा एलाबोरेट करके केस स्टडी दिया है, बट क्वेश्चन का जो मुद्दा है सेम है। ठीक है। एंड यहाँ पे नया पॉइंट है कि आपको एक्सेल जो प्रॉपर ऑफिसर को एक्सेल के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा, एंड सब रीजन एंड फैक्ट सब रिकॉर्ड करेगा वो जो ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। Rojul Associates has been issued a show cause notice on
31st December 2021 under section number 71 subsection 1 on account of short payment of tax during the tax period between 1st July 2017 to 31st December 2017। तो यहाँ पे रॉजुला एसोसिएट्स को यहाँ पे एक शो कॉज नोटिस इशू किया है। कौन? डिपार्टमेंट। कब इशू किया है? ऑन 31st December 2021। इसके लिए यहाँ पे वो शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है। कौन सा पीरियड के लिए? वो जो आपका था 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक, ये पीरियड तक जो भी यहाँ पे टैक्स ड्यूज था, इस पीरियड के वजह से यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो नोटिस भेज रहा है। ठीक है, नोटिस भेज रहा है। इट हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग ऑन 15 जनवरी 2022। तो यहाँ पे ये मेनली एक गिवन दे रहा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा पर्सनल हियरिंग के लिए, जो कि वो मांग रहा है कि 15 जनवरी 2022 में आपको पर्सनल हियरिंग करना पड़ेगा। मींस रजुल एसोसिएट्स को वहां पे जाकर पर्सनल हियरिंग करना पड़ेगा। Advise Rajul Associates as to what should be the written submission in the reply to the so called notice issued to it। तो यहाँ पे आपको रजुल एसोसिएट्स को बताना पड़ेगा क्या यहाँ पे वो रिटर्न सबमिशन करेगा। ठीक है, टू दी सो कॉज नोटिस, जो भी वो सो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट दिया है उसको क्या यहाँ पे वो रिटर्न सबमिशन करेगा, ये रजुल एसोसिएट्स आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, रजुल एसोसिएट्स को बताना पड़ेगा। तो पहले तो रजुल एसोसिएट्स को बताना पड़ेगा कि ये टाइम लिमिट के अंदर नहीं है। कैसे नहीं है? तो चलो देख लेते हैं। तो मेनली कौन सा पीरियड के लिए यहाँ पे ये मेनली सो कॉज नोटिस इशू किया है? ये है 5 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक जो भी पीरियड है, वो पीरियड के लिए सो कॉज नोटिस इशू कर रहा है। बट ये जो पीरियड कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आता है? ये फाइनेंशियल ईयर मेनली आता है 2017-18 में, ये फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। ठीक है, एंड ये फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या रहेगा? क्योंकि एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से मैक्सिमम यहाँ पे वो 2 साल 9 मंथ तक यहाँ पे वो सो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। 2 साल 9 मंथ तक वो मेनली सो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट कब तक है। तो एनुअल का ड्यू डेट रिटर्न है, ये रहेगा आपका 31 दिसंबर 2018 है उसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। उससे हम 3 साल देखेंगे, तो 3 साल यहाँ से 3 साल काउंट करेंगे, 3 साल से हम 3 मंथ लेस कर देंगे, या डायरेक्ट 2 ईयर 9 मंथ काउंट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले 3 ईयर रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा 31 दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पे रहेगा 30 सितंबर 2018, उसके बाद 19, 20, 21। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम ये पीरियड तक वो इशू कर सकता है सो कॉज नोटिस। ठीक है, सो कॉज नोटिस जो कि है 2 ईयर 9 मंथ तक वो मेनली सो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, जो कि है 30 सितंबर 2021 तक ये मेनली सो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। बट यहाँ पे वो कब सो कॉज नोटिस इशू किया है? तो वो मेनली इशू किया है सो कॉज नोटिस ऑन 35 दिसंबर 2021 मीन्स ये पीरियड के बाद वो मेनली सो कॉज नोटिस इशू किया है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम बार्ड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम बार्ड हो चुका है क्योंकि ये 31 दिसंबर 2021 में मेनली इशू किया है सो कॉज नोटिस। तो ये पीरियड के बाहर है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो सो कॉज नोटिस ये टाइम लैप्स हो चुका है। ठीक है, टाइम बार्ड हो चुका है, यहाँ पे ये वैलिड सो कॉज नोटिस नहीं है। ठीक है, वैलिड सो कॉज नोटिस नहीं है, सिंपल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एवरेस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन इशूड ए सो कॉज नोटिस on 31st January 2022 under section number 71 subsection 1 on account of short payment of tax। तो यहाँ पे एवरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे एक सो कॉज नोटिस इशू किया है डिपार्टमेंट फॉर सेक्शन नंबर 71 सबसेक्शन 1 के लिए यहाँ पे एक सो कॉज नोटिस इशू किया है। कब इशू किया है? 31 जनवरी 2022 में मेनली इशू किया है फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 के लिए। तो यहाँ पे वो शॉर्ट पेमेंट किया है 1 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 के लिए। ठीक है, एवरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंटेंट दैट द सो कॉज नोटिस इशूड टू इट इज टाइम बार्ड इन लॉ। तो यहाँ पे ये जो सो कॉज नोटिस इशू किया है ये टाइम बार्ड इन लॉ हो चुका है, वो बता रहा है, एवरेस्ट टेक्नोलॉजी बता रहा है। You are required to examine the technical veracity of the contention of the Everest Technologies Private Limited। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उसका जो टेक्नोलॉजिकल वेरासिटी के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा ये जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है ये एवरेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये मैक्सिमम 2 ईयर 9 मंथ तक इशू कर सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यानी वो शुरू हो जाएगा आपका कब से? आपका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से शुरू हो जाएगा 2 ईयर 9 मंथ। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या रहेगा। ये मेनली ये पीरियड 5 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 के पीरियड के लिए है। एंड ये पीरियड कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आ जाएगा। एंड यहाँ पे उसका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या रहेगा? एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट रहेगा 31 दिसंबर 2019 रहेगा। तो इससे 2 ईयर 9 मंथ अगर देखेंगे तो वो आ जाएगा 30
सितंबर 2022, बट यहाँ पे शो कॉज नोटिस कब इशू हुआ है? शो कॉज नोटिस इशू हुआ है 31 जनवरी 2022, मीन्स ये जो 31 जनवरी 2022 ये है 30 जून 2022 के अंदर है, मीन्स यहाँ पे शो कॉज नोटिस विद इन टाइम इशू हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि एवरेज टेक्नोलॉजी जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि ये टाइम लिमिट के अंदर इशू हुआ है शो कॉज नोटिस, एंड ये वैलिड शो कॉज नोटिस है, ठीक है। गलत बोल रहा है यहाँ पे एवरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। Anand and Company self-assessed its tax liability as 90,000 for the month of April, but failed to make the payment। तो यहाँ पे Anand and Company वो self assess tax liability कितना है? 90,000 है for the month of April, but वो fails to payment है, मीन्स यहाँ पे वो फेल कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, जो कि 90,000 है अप्रैल मंथ के लिए। उसके बाद subsequently the department initiated penal proceedings against Anand and Company for recovery of the penalty under section number 73। तो यहाँ पे subsequently डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वो इनिशिएट कर रहा है पेनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ऑनर एंड कंपनी, किसके लिए? वो जो रिकवरी करने के लिए पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 73 वो मेनली रिकवरी प्रोसीडिंग कर रहा है फॉर फेलुअर टू पे जीएसटी, फेलुअर कर रहा है जीएसटी पेमेंट करने के लिए, एंड इशू ए शो कॉज नोटिस ऑन 10th अगस्त व्हिच वाज रिसीव्ड बाय ऑनर एंड कंपनी ऑन 14 अगस्त। तो उसके बाद वो एक शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है 10th अगस्त में, शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है, जिसको रिसीव कर रहा है ऑनर एंड कंपनी 14 अगस्त में, and Anand and Company deposited the tax along with the interest on 25th August and informed the department on the same day। तो यहाँ पे वो Anand and Company डिपोजिट कर रहा है टैक्स along with the interest 25th अगस्त को, वो टैक्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, एंड उसको वो मेनली कम्युनिकेट कर रहा है ऑन द सेम डे, ठीक है। इन्फॉर्म कर रहा है डिपार्टमेंट को सेम डे में, जब वो पेमेंट कर रहा है 25th अगस्त में, उसी डे वो कम्युनिकेट कर रहा है। डिपार्टमेंट इज कॉन्टेंडिंग दैट ही इज लाइबल टू पे पेनल्टी ऑफ 45,000 दैट इज 50% ऑफ 90,000। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉन्टेंट कर रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे वो पेनल्टी देगा 45,000, जो कि एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी का 50% वो मांग रहा है। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है कि डिपार्टमेंट यहाँ पे जो भी बोल रहा है उसका करेक्टनेस के ऊपर आपको बताना पड़ेगा आज पर प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एंड एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन इन ब्रीफ। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिलेवेंट प्रोविजन इन ब्रीफ में, आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप नहीं देते हैं सेल्फ असेस्ड टैक्स, तो वहां पे आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी कितना देना पड़ेगा? 10% ऑफ टैक्स और 10,000, व्हिच एवर इज हायर यहाँ पे आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक रिलीफ है। अगर आप जिस दिन आपका शो कॉज नोटिस आता है उसका 30 डेज के अंदर आप अगर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, जो भी टैक्स इंटरेस्ट दे देते हैं, तो वहां पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, कोई भी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा अगर 30 डेज के अंदर आप पेमेंट कर देते हैं। बट ये जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा किसको? अगर सेल्फ असेस्ड टैक्स आप नहीं देते हैं, क्योंकि सेल्फ असेस्ड टैक्स आपका ड्यूटी है, अगर उसको आप नहीं देते हैं तो वहां पे आपको कोई भी यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलेगा, वो जो ऑप्शन नहीं मिलेगा 30 डेज के अंदर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, मीन्स आपको पेनल्टी देना ही पड़ेगा 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिचएवर इज हायर देना पड़ेगा। और यहाँ पे 30 डेज का वो फंडा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो पेनल्टी देना पड़ेगा। तो पेनल्टी कितना देंगे? ये टैक्स कितना है? टैक्स है 90,000। 90,000 का 10% अगर देखेंगे तो 10% ऑफ 90,000 अगर देखेंगे वो है 9,000 और 10,000 व्हिचएवर इज हायर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हायर होगा कौन सा वाला? 10,000 वाला, यहाँ पे उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो डिपार्टमेंट बोल रहा है 45,000 यहाँ पे पेनल्टी मांग रहा है, वो गलत है। डिपार्टमेंट का जो भी स्टैंड है यहाँ पे गलत है। वो मैक्सिमम 10,000 तक यहाँ पे मांग सकता है पेनल्टी, 10,000 से ज्यादा वो पेनल्टी नहीं मांग सकता है, मैक्सिमम 10,000 मांग सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो जाता है, एंड ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाता है, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस वाला चैप्टर देखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, जो कि लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, जो कि रहेगा आपका चैप्टर नंबर 20 है। एंड ये जो चैप्टर नंबर 20 ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है बट प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है खास करके। तो चलो, इसमें कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को चलते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। तो आ जाइए, पहले पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़िए। अवतार इंडस्ट्रीज एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे अवतार इंडस्ट्रीज वो एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी है एंड हैज सोल्ड होल ऑफ इट्स बिजनेस टू रोलेक्स मैन्युफैक्चरर। एंड यहाँ पे वो सेल कर रहा है होल ऑफ इट्स बिजनेस, इसको रोलेक्स मैन्युफैक्चरर को वो सेल कर रहा है। डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा पर्सन यहाँ पेड करेगा जो भी जीएसटी, जो टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। एंड वो जो जीएसटी वो डिटरमाइन हुआ है बिफोर सेल बट स्टिल अनपेड। तो वो ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है बिफोर सेल, बट यहाँ पे वो अनपेड रहा है। एंड ड्यू फ्रॉम अवतार इंडस्ट्रीज अप टू द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर। तो यहाँ पे अवतार इंडस्ट्री से ड्यू है अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर तक, यहाँ पे ड्यू था बट अनपेड है। तो यहाँ पे जब ट्रांसफर हो जाता है बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अवतार इंडस्ट्रीज ये मेनली एआई मेनली ट्रांसफर करा है किसको?
मैंने ट्रांसफर करा है रोलेक्स आरएम को, वो ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे अप टू दी डेट ऑफ ट्रांसफर, अप टू दी डेट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अप टू दी डेट ऑफ ट्रांसफर जो भी सब यहाँ पे किए हैं, सब सप्लाई की है, तो वहाँ पे वो जॉइंटली या सेवरली लाइबल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अप टू दी डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वहाँ पे अप टू दी डेट ऑफ ट्रांसफर जॉइंटली या सेवरली लाइबल होंगे बोथ यहाँ पे ऑप्टर इंडस्ट्रीज एंड यहाँ पे रोलेक्स मैन्युफैक्चरर, दोनों जॉइंटली या सेवरली लाइबल होंगे अप टू दी डेट ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो टैक्स डिटरमाइन हुआ है बिफोर दी ट्रांसफर या आफ्टर दी डेट ऑफ ट्रांसफर हुआ है डिटरमाइन, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दोनों जॉइंटली या सेवरली लाइबल होंगे बोथ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर मींस यहाँ पे ऑप्टर इंडस्ट्रीज एंड यहाँ रोलेक्स मैन्युफैक्चरर दोनों यहाँ पे जॉइंटली या सेवरली लाइबल होंगे। ठीक है, सिंपल था, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग भी पढ़िए। एबीसी मैन्युफैक्चरर लिमिटेड एंगेज इन राघव एंड सन्स एज एन एजेंट टू सेल गुड्स ऑन इट्स बिहाफ। तो यहाँ पे एबीसी मैन्युफैक्चरर लिमिटेड वो एंगेज किया है राघव एंड सन्स को एज एजेंट टू सेल द गुड्स ऑन इट्स बिहाफ। यहाँ पे मींस की एबीसी यहाँ पे अपॉइंट किया है किसको, राघव एंड सन्स को एज एजेंट अपॉइंट किया है। ठीक है, एंड ये सप्लाई करेगा ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी लिमिटेड के बिहाफ में राघव एंड सन्स। उसका राघव एंड सन्स सेल्स गुड्स टू स्वामी एसोसिएट्स ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरर लिमिटेड। तो यहाँ पे राघव एंड सन्स वो सप्लाई किसको कर रहा है, सप्लाई कर रहा है स्वामी एसोसिएट्स को, ऐसे को वो सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी लिमिटेड के बिहाफ में। ठीक है, एबीसी मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में। एंड यहाँ पे डिटरमाइन करिए कि द लायबिलिटी टू पे जीएसटी पेबल ऑन सच गुड्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 86। तो 86 में मेनली एजेंट एंड प्रिंसिपल के भी हमने जब सप्लाई करता है तो वहां कौन लाइबल होते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एंड एजेंट मींस यहाँ पे एबीसी मैन्युफैक्चरर एंड आपका राघव एंड सन्स ये दोनों ही लाइबल होंगे सेवरली या जॉइंटली। सेवरली हो सकते हैं या जॉइंटली हो सकते हैं, लाइबल हो जाएंगे पर पेमेंट ऑफ जीएसटी जो कि रहता है जीएसटी प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी होगा वो सब लाइबल होंगे। मींस यहाँ पे मेन जो फंडा है वो है प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों जॉइंटली या सेवरली लाइबल होंगे। ठीक है, तो ये था आंसर नंबर क्वेश्चन 2 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बता रहा है यहाँ पे a person liable to pay GST interest and penalty under GST law। तो यहाँ पे एक पर्सन वो लाइबल होता है जीएसटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी देने के लिए जीएसटी लॉ में, बट वो डाइज हो जाता है, मर जाता है। तो वहां पे डिटरमाइन करिए कि द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यू फ्रॉम सच पर्सन अंडर जीएसटी लॉ डिटरमाइन आफ्टर हिज डेथ इफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इज कंटिन्यूड आफ्टर हिज डेथ बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे कौन सा पर्सन यहाँ पे लाइबल होगा जीएसटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी देने के लिए, अगर वो जो बिजनेस कैरी कर रहा था वो जो पर्सन एंड यहाँ पे वो जो बिजनेस को चला रहा है एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा है एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा मीन्स कौन यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी देने के लिए लाइबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पर्सन वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा था, कैरी कर रहा था एंड उसका जो भी टैक्स लाइबिलिटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वो कैलकुलेट हो चुका था बिफोर दी डाई, वो मरने से पहले कैलकुलेशन हो चुका था या मरने के बाद कैलकुलेशन हो चुका है। तो वहां पे जो भी पर्सन उसका बिजनेस कैरी कर रहा है वो पर्सन देगा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आंसर देखेंगे बिजनेस जो भी कैरी कर रहा है, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी रहेगा वो पेमेंट करेगा जीएसटी इंटरेस्ट पेनल्टी। एंड यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना सेव आज जो भी फैक्ट दिया है कहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, 2016 सेव और अदरवाइज सेव आज जो भी बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड में जो भी 2016 में जो भी दिया है उसको छोड़कर ये रहेगा प्रोविजन में, उसको छोड़कर जो भी यहाँ पे पर्सन अगर बिजनेस कैरी कर रहा है तो वहां पे वो पर्सन देगा। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो टैक्स भरेगा, सिंपल है। उसके बाद है इन दी क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में above would your answer be different if the business carried on by the person who had died is discontinued after his death। तो यहाँ पे अगर वो जो बिजनेस वो कंटिन्यू कर रहा था पर्सन वो डाई हो गया एंड यहाँ पे वो बिजनेस को कोई भी पर्सन कैरी नहीं कर रहा है मीन्स इसमें डिसकंटिन्यू हो जाता है यहाँ पे बिजनेस। वो बिजनेस जो मर गया है वो बिजनेस कैरी कर रहा था, उसके मरने के बाद यहाँ पे बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो जाता है। तो जब बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो जाएगा तो जो भी सेव अदरवाइज गिवन इन दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 उसको छोड़कर जो भी यहाँ पे अगर बिजनेस कैरी कर रहा था एक पर्सन एंड वहां पे वो डाई कर जाता है एंड उसका बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो वहां पे जो भी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वो देखेंगे, उसका जो स्टेट है उसका बिजनेस है उसमें से हम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी को देखेंगे। ठीक है, जो भी उसका बिजनेस का वैल्यू था स्टेट था तो उसको हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे वो जो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो उसका मरने से पहले कैलकुलेशन हो या बाद में हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उसका जो भी स्टेट है या उसका जो भी प्रॉपर्टी है उससे वो कैलकुलेशन हो जाएगा मींस पेमेंट हो जाएगा, सिंपल है। अगर कैरी करेगा तो वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा पेमेंट देगा, अगर वो कैरी नहीं होता है उसका स्टेट या प्रॉपर्टी से यहाँ पे पेमेंट होगा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, सिंपल है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हैपेंस टू द जीएसटी लायबिलिटी व्हेन
द स्टेट ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट और वार्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी लाइबिलिटी कौन देगा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो टैक्सेबल पर्सन का एक प्रॉपर्टी, वो कंट्रोल कहाँ पे, कंट्रोल किसका है, कोर्ट और वार्ड का। कोर्ट ऑफ वार्ड का कंट्रोल है, या एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल है, या मैनेजर का कंट्रोल है, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कंट्रोल है, तो वहां पे कौन यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेंगे। अगर कोई भी पर्सन का अगर प्रॉपर्टी किसके पास रहेगा, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कोर्ट ऑफ वार्ड के पास होगा, या एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगा, या मैनेजर के पास होगा, या ट्रस्टी के पास होगा, तो वहां पे वो जो ट्रस्टी हो या मैनेजर हो या कोर्ट ऑफ वार्ड हो, वो सब टैक्स पेमेंट करेंगे। ठीक है, वो टैक्स पेमेंट करेंगे क्योंकि उसका प्रॉपर्टी उसके पास है, जिसके पास है प्रॉपर्टी वो पेमेंट करेंगे टैक्सेस। ठीक है, जीएसटी लायबिलिटी उनका है, सिंपल है, जिसके पास है प्रॉपर्टी वो पेमेंट करेंगे जीएसटी लायबिलिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इन केस ऑफ अमालगमेशन और मर्जर अंडर सेक्शन नंबर 87। तो यहाँ पे जीएसटी लायबिलिटी क्या होगा इन केस ऑफ अमालगमेशन एंड मर्जर अंडर सेक्शन नंबर 87। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी, यहाँ पे अमालगमेशन एंड मर्ज कर रहे हैं ए बी, तो यहाँ पे अमालगमेशन का ऑर्डर आता है इस डेट में, ऑर्डर ये देता है बट इफेक्टिव हो जाता है, ऑर्डर आता है इस डेट में बट इफेक्टिव हो जाता है इस डेट। तो ये जो डेट के बिटवीन जो भी ये सब सेल किए हैं या सप्लाई किए हैं, जो भी सब सर्विस प्रोवाइड किए हैं, ये जो भी सब सप्लाई सर्विसेज या सेल्स, ये दोनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इंडिविजुअली। ठीक है, इंडिविजुअली रेस्पेक्टिवली ये दोनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है इस डेट से ऑर्डर आता है बट इफेक्टिव हो जाता है इस डेट, मीन्स ये इफेक्टिव डेट से ऑर्डर डेट तक जो भी ये सब सप्लाई किए हैं उनके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो दोनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो डेट जब यहाँ पे आता है आपका क्या आता है, ऑर्डर आता है, तो उस डेट में ये कैंसिल हो जाएगा, उनका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, एंड और एक बात है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, और एक बात भूल गया हूँ बोलना, तो ये दोनों पर्सन को ये पीरियड के लिए हम मानेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, ये दोनों पीरियड के लिए हम मानेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन एंड उनके इंडिविजुअल हाथ में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब ऑर्डर आएगा तो वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक नया कंपनी उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, डिस्कस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन डेथ ऑफ ए पर्सन लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 93। तो इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी और एक बार बोल देते हैं। अगर कोई भी पर्सन वो लायबल होता है पे करने के लिए टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यूरिंग दी, जब बिजनेस कंटिन्यू कर रहा था उसके बाद वो डाई कर जाता है, तो वहां पे कौन यहाँ पे लायबल होगा, उसका जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए। तो दो बात है, पहले अगर वो कैरी कर रहा था बिजनेस, वो बिजनेस अगर वो मरने के बाद कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो वहां पे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वेट करेगा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देने के लिए लायबल हो जाएगा। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू कर रहा था बिजनेस, अगर वो मरने के बाद डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी स्टेट है तो उससे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पेमेंट होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, with reference to the provision of the CGST Act 2017 explain the liability of partners in firm to pay tax। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर का लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी क्या रहेगा पार्टनर्स का इन ए पार्टनरशिप फार्म। तो लाइबिलिटी यहाँ पे रहेगा कि अगर पार्टनरशिप फार्म में वहां पे पार्टनर्स एंड फार्म दोनों जॉइंटली या सेवरल लाइबल होंगे, कोई भी टैक्स पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए जॉइंटली या सेवरल लाइबल होंगे। उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर रिटायर करता है तो वहां पे वो राइटिंग में इंटीमेशन करेगा, किसको, कमिश्नर को राइटिंग में इंटीमेशन करेगा। अगर वो राइटिंग में इंटीमेशन नहीं करता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर 1 मंथ के अंदर अगर वो इंटीमेशन नहीं करता है तो वहां पे वो लाइबल होगा कब तक, अगर इंटीमेशन कर देता है तो वहां पे उसका लाइबिलिटी होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तक उसका लाइबिलिटी रहेगा। अगर वो इंटीमेट नहीं करता है तो उसका लाइबिलिटी रहेगा कब तक, जब तक वो इंटीमेशन रिसीव नहीं करता है, कमिश्नर रिसीव नहीं करता है। तो और एक बार देखिए, तो मेनली क्या होता है, मेनली जब कोई भी पार्टनरशिप फार्म में, तो वहां पे पार्टनर एंड फार्म जॉइंटली सेवरल लाइबल होते हैं। उसके बाद अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वहां पे उसको इंटीमेशन करना पड़ेगा राइटिंग में, तो वहां पे उसका लाइबिलिटी खत्म हो जाता है जब वो रिटायर करता है। अगर वो इंटीमेट नहीं करता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट से, अगर वो विद इन 1 मंथ के अगर वो इंटीमेट नहीं करता है तो वहां पे उसका लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक वो इंटीमेशन रिसीव नहीं करता है कमिश्नर। सिंपल, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सब प्रोविजनली क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, रिविजन क्लास में भी अच्छे से ये हो जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू लाइबिलिटी फॉर जीएसटी इन केस ऑफ ए कंपनी इन लिक्विडेशन। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या रहेगा, टू पे फॉर जीएसटी इन केस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के केस में क्या रहेगा, लाइबिलिटी किसके पास रहेगा देने के लिए। तो अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में चला जाता है तो वहां पे लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो जब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो वो एक इंटीमेशन देगा। ठीक है, वो एक इंटीमेशन देगा किसको, कमिश्नर को। 30 डेज के अंदर वो एक इंटीमेशन देगा कि मैं अभी अपॉइंटमेंट हो गया हूँ। उसके बाद कमिश्नर जब इंटीमेशन रिसीव करेगा तो वो कैलकुलेशन करेगा क्या क्या लाइबिलिटी है वो कंपनी देने के लिए, वो सब कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करके डिटरमाइन करके बोलेगा कि मेरे को इतना
चाहिए, अमाउंट चाहिए टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए, बट वो इंटीमेशन कब तक करेगा, जब वो अपॉइंटमेंट लेटर जब से इंटीमेशन रिसीव किया था कौन, कमिश्नर, तो उसका 3 मंथ के अंदर वो यहाँ पे बोलेगा, ठीक है, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ इंटीमेशन फॉर अपॉइंटमेंट, जब से वो लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन दिया था उस डेट से 3 मंथ के अंदर वो बताएगा कि जो भी सब लाइबिलिटी। उसके बाद इनके सब प्राइवेट कंपनी जो भी डायरेक्टर सब है वो सब लाइबल होंगे फॉर जीएसटी पेमेंट करने के लिए, डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर लाइबल होंगे। बट अगर डायरेक्टर प्रूव कर देता है कि ये जो नेग्लिजेंस का कारण हम नहीं है, जो भी डायरेक्टर बता देगा कि ये नॉन रिकवरी ऑफ एनी नेग्लिजेंस उसके वजह से नहीं हुआ है, नेग्लिजेंस उसका नहीं है बट रिकवरी उसका नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है, तो वहां पे उस डायरेक्टर लाइबल नहीं होगा। मेनली डायरेक्टर लाइबल होता है अगर वो प्रूव कर देगा कि नेग्लिजेंस मेरे वजह से नहीं हुआ है, तो वहां पे वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। उसके बाद है डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ ए फार्म टू पे एनी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी इफ एनी लेविएबल ऑन द फार्म अंडर सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या रहेगा, एक रिटायरिंग पार्टनर का जब वो रिटायरमेंट लेता है तो वहाँ पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए लाइबिलिटी क्या रहेगा, तो जब रिटायरमेंट लेता है तो वहाँ पे उसका लाइबिलिटी रहेगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए। कहाँ पे रहेगा रिटायरमेंट तक, अगर वो कम्युनिकेशन कर देता है, मीन इंटीमेट कर देता है कमिश्नर को, अगर वो इंटीमेशन कर देगा तो वहां पे उसका लाइबिलिटी रहेगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता है, इंटीमेशन नहीं देता है इन राइटिंग 1 मंथ के अंदर, तो वहां पे उसका जो भी लाइबिलिटी वो कंटिन्यू रहेगा टिल द डेट ऑफ इंटीमेशन रिसीव बाय द कमिश्नर। अगर 1 मंथ के अगर वो कम्युनिकेशन नहीं करता है तो वहां पे उसका लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा अप टू द डेट ऑफ इंटीमेशन रिसीव बाय द कमिश्नर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है पूरा लाइबिलिटी टू पे इन स्पेशल केसेस। छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेगा, हम ज्यादा टाइम जहां पे चाहिए वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि रहेगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को। तो उसके बाद है ये वीडियो का लास्ट पार्ट रहेगा जो कि चैप्टर नंबर 21 रहेगा, जो कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो इसमें कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर टर्म में क्वेश्चन आता है। तो चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को चले जाते हैं एंड वहां पे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे, तो दिया है कि What are the various types of offences which may be committed by a taxable person liable to penalty? तो यहाँ पे आपको बताना है कि various types of offences क्या है, जो कि अगर कोई भी taxable person commit करेगा तो वहां पे वो liable हो जाएगा पेनल्टी देने के लिए। तो हम देखे थे 21 टाइप्स का ऑफेंसेस है, अगर कोई भी 21 टाइप्स से अगर कोई भी ऑफेंसेस करेगा तो वहां पे पेनल्टी लग जाएगा। तो क्या क्या था ऑफेंसेस अगर देखेंगे तो कुछ था इनवॉइस के रिलेटेड। इनवॉइस में 3 पॉइंट था, जैसे अगर आप विदाउट सप्लाई इनवॉइस इशू करें या विदाउट इनवॉइस सप्लाई करें या और किसी का रजिस्ट्रेशन लेकर आप इनवॉइस इशू करें। उसका पेमेंट ऑफ टैक्सेस को लेकर कुछ पॉइंट था, 8 पॉइंट। जैसे अगर देखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस मींस अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं बट डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, 3 मंथ हो गया है। उसके बाद आप कलेक्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रावेंशन करके बट डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, 3 मंथ हो गया है। उसके बाद आप टीडीएस नहीं काट रहे हैं लोअर रेट में काट रहे हैं या आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद टीसीएस आप नहीं कलेक्ट कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं लोअर रेट में, उसका कलेक्ट कर रहे हैं बट आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप टीसीएस अवेल कर रहे हैं बट आप रिसीव नहीं किए हैं गुड्स। उसके बाद आईटीसी आप रिसीव नहीं गुड्स रिसीव नहीं किए हैं बट आप यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, आप रिसीव नहीं किए हैं बट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आईटीसी। उसके बाद आप सप्रेसिंग टर्नओवर कर रहे हैं। उसके बाद आप फ्रॉडुलेंटली रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो ये था कुछ पेमेंट ऑफ टैक्सेस को लेकर। उसके बाद हम देखे थे कुछ इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को लेकर, जैसे फॉल्सिफाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखे थे आप फर्निश कर रहे हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप टैंपर या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं कोई भी ऑफिसर को फॉर परफॉर्मिंग इज ड्यूटी। तो ये हो गया आपका 4 पॉइंट किसके रिलेटेड है, आपका इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। उसके बाद रजिस्ट्रेशन रिलेटेड 2 पॉइंट है, आपका टर्नओवर हो गया, लाइबल होते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए बट आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गलत इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे आपका था 3 पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं विदाउट इनवॉइस या डॉक्यूमेंट, जैसे यूए बिल के बिना आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप कॉन्फिस्केटेड गुड्स को आप छुपा रहे हैं वेयर हाउस में या ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप टैंपर या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग टैक्स। तो ये था 21 टाइप्स का ऑफेंसेस, अगर कोई भी ऑफेंसेस करेंगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 एंड 122 सबसेक्शन 2। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना क्वांटम ऑफ पेनल्टी लगेगा अगर कोई भी वो ऑफेंस करता है अंडर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 एंड 122 सबसेक्शन 2। तो पहले पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 में पेनल्टी कितना लगेगा, पेनल्टी लगेगा 10,000 और जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड या टीडीएस अमाउंट नहीं काटा है या डिपॉजिट नहीं किया, टीसीएस का अमाउंट या कोई भी आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड या रिफंड कोई भी इरोनियसली रिफंडेड क्लेम किया है, तो वहां पे वो जो टैक्स इवेड का जो अमाउंट और 10,000 हुई हायर लग जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 एंड 122 सबसेक्शन 2 में लग जाएगा। मेनली अगर आप टैक्स शॉर्ट पेमेंट करते हैं
या पेमेंट नहीं करते हैं या इरोनियसली रिफंड करते हैं या आईटीसी रॉन्गली अपहेल्ड या क्लेम करते हैं, तो वहां पे अगर आप अदर देन फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ एक्ट या विलफुल मिसस्टेटमेंट है तो वहां पे आपके ऊपर लग जाएगा 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिचएवर इज हायर। अगर आप फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो वहां पे 10,000 और आपका 100% ऑफ टैक्स व्हिचएवर इज हायर। उसके बाद और एक अमेंडमेंट आया था कि अंडर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1A में भी पेनल्टी लग जाएगा अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 उसका क्लॉज I 2I एंड आपका 7 एंड 9 में अगर कोई भी आप यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो वहां पे आप जो भी टैक्स इवेड किए और आईटीसी जो भी अपहेल या पासन की है उतना आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, आपके ऊपर उतना पेनल्टी लग जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। इज देयर एनी पेनल्टी प्रेस्क्राइब फॉर ए पर्सन अदर देन टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 122? कोई भी ऐसे पेनल्टी है क्या, कोई भी पर्सन के ऊपर लग जाएगा अगर वो एक टैक्सेबल पर्सन नहीं है? ऑब्वियसली यहाँ पेनल्टी लग जाएगा। अगर कोई भी पर्सन हेल्प करता है, ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 3 में पेनल्टी लग जाएगा। अगर कोई पर्सन हेल्प करता है वो 25,000 पेनल्टी लग जाएगा। तो क्या क्या केसेस है? तो वहां पे केसेस है जो भी 21 टाइप्स का जो भी केसेस है, ऑफेंसेस है, उसमें अगर वो एबेट करते हैं, ठीक है, एड करते हैं या इवेट करते हैं, मीन्स हेल्प करते हैं तो वहां पे लग जाएगा। उसके बाद अगर वो ट्रांसपोर्टर है, मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग में एंड ऑपरेटिंग में हेल्प अगर करता है, या अगर कोई भी वो इनवॉइस छुपाता है, ठीक है, अगर कोई भी वो इनवॉइस अगर छुपाता है, और क्या है, अगर देखेंगे या कोई भी अगर वो गुड्स रिसीव कर रहा है या डील कर रहा है उसी गुड्स में, या यहाँ पे कोई भी एंगेज होता है टैक्स इवाडिंग में, तो वहां पे अगर हेल्प करता है कोई भी सिचुएशन में, उसके ऊपर 25,000 का यहाँ पे लग जाएगा पेनल्टी, ठीक है, एंड ये लग जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 3 में। तो उसके बाद चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मिस्टर एक्स एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी purchase the goods supplied by Mr. Y, who is a registered person, without receiving the tax invoice from Mr. Y, and thus helps in tax evasion by Mr. Y। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि X एक ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, X एक ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, वो मेनली गुड्स रिसीव कर रहा है विदाउट इनवॉइस, किससे रिसीव कर रहा है? Y से। Y एक रजिस्टर्ड पर्सन है बट वो Y से रिसीव कर रहा है गुड्स विदाउट इनवॉइस, मेनली वो उसको हेल्प करेगा टैक्स इवाजन में। वही है, हेल्प करेगा तो लग जाएगा 25,000 टैक्स इवाजन में, वो हेल्प कर रहा है। What disciplinary action may be taken by tax authorities to curb such type of cases and on whom? तो यहाँ पे क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लग जाएगा, तो उसको कम करने के लिए किसको, ये डिसिप्लिनरी एक्शन मेनली कम करेगा इस टाइप्स ऑफ इवाजन ऑफ टैक्सेस को। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर लग जाएगा यहाँ पेनल्टी। तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके ऊपर 25,000 लग जाएगा, एंड वाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये मेनली एक्चुअली ये इवाजन करता है तो उसके ऊपर लग जाएगा, क्या लग जाएगा 10,000 और विभाजन जो भी एक्चुअली विभाजन किया है, विभाजन ऑफ टैक्स व्हिचएवर इज हायर, ठीक है, टैक्स अमाउंट और 10,000 व्हिचएवर इज हायर, उतना वो टैक्स देगा और एक्स देगा यहाँ पे 25,000, ठीक है, दोनों के ऊपर यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। सपोज इन द अबव केस ए डिसिप्लिनरी एक्शन इज टेकन अगेंस्ट मिस्टर एक्स एंड एन ad hoc penalty of 20,000 is imposed by passing an order without describing contravention for which penalty is going to be imposed। तो यहाँ पे मेनली अगर यहाँ पे इन दी अबव केस में अगर डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन हो जाता है किसके अगेंस्ट में, एक्स के अगेंस्ट में, एंड एक ad hoc बेसिस में पेनल्टी लग जाता है 20,000 एंड इम्पोज हो रहा है पासिंग एन ऑर्डर, बट विदाउट यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन का रीजन यहाँ पे नहीं बता रहा है, ओनली यहाँ पे ad hoc एक 20,000 का एक पेनल्टी लगा रहा है, उसका रीजन नहीं बता रहा है मिस्टर एक्स को, एंड यहाँ पे विदाउट मेंशनिंग द प्रोविजन अंडर व्हिच पेनल्टी इज गोइंग टू बी इम्पोज, एंड यहाँ पे भी नहीं बता रहा है कौन सा प्रोविजन के तहत आपके ऊपर पेनल्टी लग रहा है 20,000, यहाँ पे नहीं बता रहा है डिपार्टमेंट, ठीक है। शुड मिस्टर एक्स प्रोसीड टू पे एनी पेनल्टी और चैलेंज द ऑर्डर पास बाय द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन के ऊपर अगर आप इम्पोज करते हैं पेनल्टी तो उसको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, मीन 4 चीज उसको देखना पड़ेगा। पहले तो देखना पड़ेगा कि उसको अपॉर्चुनिटी मीन्स नेचुरल जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मीन्स अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि वो जो यहाँ पे ऑफेंस किया है उसका सिवियरिटी क्या है, उसी सिवियरिटी के हिसाब से यहाँ पे पेनल्टी लगेगा। उसका थर्ड सिचुएशन है कौन सा बिहेव में उसको यहाँ पे पेनल्टी लगा रहा है, तो वो जो रीजन है उसको दिखाना पड़ेगा, मीन्स फैक्ट रीजन उसको दिखाना पड़ेगा। लास्ट है यहाँ पे कौन सा सेक्शन के तहत उसको पेनल्टी लगा रहा है वो सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो 4 सिचुएशन अगर मान के वहाँ पे पेनल्टी लगता है, तो ये अगर सिचुएशन देखेंगे यहाँ पे कोई भी प्रोविजन यहाँ पे देखेंगे वो मेनली नहीं मान रहा है डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो भी पेनल्टी लगा रहा है वो गलत है, ठीक है, वो इनवैलिड है। जो भी 20,000 का पेनल्टी लगा रहा है वो इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मान रहा है एंड सिवियरिटी भी नहीं देख रहा है एंड यहाँ पे फैक्ट रीजन नहीं बता रहा है एंड यहाँ पे कौन सा सेक्शन के तहत लगा रहा है वो भी नहीं बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे गलत है, नहीं लगेगा 20,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस एज रिगार्ड टू bailability and quantum of punishment on prosecution in respect of the following cases pertaining to the month of December under GST Act 2017।
तो यहाँ पे मेनली एग्जामिन करना पड़ेगा दी इम्प्लीकेशन आज रिगार्ड टू दी बेलेबिलिटी, मीन्स बेलेबल होगा या बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वांटम कितना पनिशमेंट यहाँ पे लगेगा, मीन्स बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद पनिशमेंट कितना होगा या नहीं होगा आपको बताना पड़ेगा। पहला सिचुएशन है, एंड ये सब दिसंबर मंथ में। पहला सिचुएशन है एक वो कलेक्ट कर रहा है 245 लाख का वो कलेक्ट कर रहा है आज टैक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट, बट डिपोजिट कर रहा है ओनली 241 लाख विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन है जो कलेक्ट कर रहा है 245 लाख, बट वो डिपोजिट कर रहा है 241 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो डिपोजिट कर रहा है। इट इज फाउंड दैट ही हैज फॉल्सिफाइड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड हैज नॉट मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एक्स कलेक्ट कर रहा है 245 लाख फ्रॉम इट्स क्लाइंट एंड डिपोजिट कर रहा है ओनली 241 लाख। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मीन्स यहाँ पे वो ज्यादा कलेक्ट कर रहा है, कम डिपोजिट कर रहा है। कितना कम कर रहा है, 245 से 241 अगर लेस करेंगे तो यहाँ 4 लाख का यहाँ पे कम डिपोजिट कर रहा है बियॉन्ड 3 मंथ। तो वहां पे इसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी कितना लगेगा, यहाँ पे 100 लाख से कम यहाँ पे वो इवेट कर रहे हैं टैक्स, तो उसके ऊपर यहाँ पे कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं लगेगा। बट उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर वो जो इम्प्रिजनमेंट नहीं लगेगा एंड वो अवेलेबल है। ठीक है, वो अवेलेबल है। उसका सेकंड सिचुएशन, यहाँ पे तो कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं है, बट सेकंड सिचुएशन दिया है कि अगर यहाँ पे फॉल्सिफाइड कर रहा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो यहाँ पे उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा जो कि अप टू 6 मंथ। 6 मंथ यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल जा सकता है 6 मंथ तक, एंड यहाँ पे वो अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है। मीन्स नॉन अवेलेबल कब होता है, नॉन अवेलेबल अगर आपका जो भी टैक्स इवाजन अगर 500 लाख से ज्यादा होता है तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा, एंड वो नॉन अवेलेबल होगा। ठीक है, एंड वो नॉन अवेलेबल होगा अगर आप 500 लाख से ज्यादा टैक्स इवाजन कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स इवाजन अगर 500 लाख से ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला सिचुएशन में दो वो डिफॉल्ट किया है। पहले तो वो 4 लाख का टैक्स इवाजन किया है, तो उसके लिए कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं है एंड वो अवेलेबल है। एंड दूसरा है वो फॉल्सिफाई कर रहा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो वहां पे वो 6 मंथ तक यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जेल जा सकता है। उसका सेकंड है वाई, वो कलेक्ट कर रहा है 550 लाख है आज टैक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट, बट डिपोजिट ओनली 30 लाख टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वो 550 लाख कलेक्ट कर रहा है बट डिपोजिट कर रहा है ओनली 30 लाख। तो यहाँ पे देखेंगे कितना टैक्स इवाजन किया है, तो यहाँ पे 550 लाख वो मेनली कलेक्ट कर रहा है, बट 30 लाख वो डिपोजिट कर रहा है, मीन्स 520 लाख का यहाँ पे विभाजन कर रहा है। तो 520 लाख मीन्स यहाँ पे इसमें अट्रैक्ट कर देता है, तो उसके ऊपर लग जाएगा इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से लेकर 5 साल तक इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा, एंड यहाँ पे वो नॉन अवेलेबल है। ठीक है, एंड यहाँ पे वो नॉन अवेलेबल है। ठीक है, नॉन अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो 500 लाख से ज्यादा टैक्स विभाजन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है फर्दर, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन विद रिगार्ड टू द पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द ऑफेंसेस। तो क्या क्या यहाँ पे पनिशमेंट लगेगा, वही है पनिशमेंट लगेगा जो बता चुके हैं। उसके बाद व्हाट वुड बी योर पोजीशन इफ एक्स एंड वाई रिपीट द ऑफेंसेस। अगर यहाँ पे एक्स एंड वाई ऑफेंस रिपीट करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा ये वाला जो 6 मंथ एंड 5 ईयर वाला लग जाएगा। ठीक है, दोबारा अगर रिपीट करेंगे सब्सिक्वेंट अगर करेंगे ऑफेंसेस तो वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो 500 लाख का नहीं मिलेगा, उसके ऊपर 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, इट इज अज्यूम दैट ऑफेंसेस आर प्रूव्ड इन द कोर्ट। हाँ, अज्यूम करेंगे कि ऑफेंसेस प्रूव हो चुका है कोर्ट में। अगर ऑफेंसेस प्रूव नहीं होगा कोर्ट में तो वहां पे कोई भी ऑफेंसेस नहीं मानते हैं कि वो ऑफेंसेस है। ऑफेंसेस एक बार प्रूव हो चुका है होगा अगर कोर्ट में तो वहां पे मानेंगे कि वो ऑफेंसेस है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, व्हाट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन नंबर 132। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कौन सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आज पर सेक्शन नंबर 132 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ 4 सिचुएशन है जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हैं, और जो भी सब अदर ऑफेंसेस है आज पर सेक्शन नंबर 132 वो सब नॉन कॉग्निजेबल। ओनली 4 सिचुएशन है जो कि कॉग्निजेबल है। जैसे पहला सिचुएशन है अगर आप सप्लाई कर रहे हैं विदाउट इनवॉइस, उसके बाद आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं विदाउट सप्लाई। थर्ड है अगर आप आईटीसी ज्यादा क्लेम कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं विदाउट अपहेल्ड या रॉन्गली यूटिलाइज। उसके बाद लास्ट है आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं बट डिपोजिट नहीं कर रहे हैं, 3 मंथ ऑलरेडी हो चुका है। ये चारों सिचुएशन को छोड़कर अंडर सेक्शन नंबर 132 जो भी सब दिया है वो सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि क्या है दिया है यहाँ पे, where an offense under GST law is committed by a taxable person being a trust who are deemed to be guilty of an offense under what circumstances। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई भी ऑफेंसेस होता है जीएसटी लॉ में, कमिटेड करता है एक टैक्सेबल पर्सन जो कि एक ट्रस्ट है, मेनली अगर ट्रस्ट एक कमिट करता है ऑफेंसेस तो वहां पे कौन गिल्टी ऑफ ऑफेंस होगा एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस होगा। उसके बाद व्हेन डू द रिलेवेंट पोजीशन बिकम इनएप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न विद द ट्रस्ट। तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन में ये रिलेवेंट जो प्रोविजन मीन्स ये जो ऑफेंसेस जो लगता है ये इनएप्लीकेबल हो जाएगा इंडिविजुअल के ऊपर। तो मैं बता देता हूँ ट्रस्ट में आपका जो भी मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है, मैनेजिंग पार्टनर जो भी होगा वो मेनली लाइबल होता है। ठीक है, ट्रस्ट में मेनली मैनेजिंग पार्टनर वो लाइबल होता है। ट्रस्ट के केस में मैनेजिंग पार्टनर या मैनेजिंग ट्रस्टी वो मेनली आपका
लाइबल होता है कोई भी अगर ऑफेंस करेगा ट्रस्ट। उसके बाद कोई भी अगर इंडिविजुअल पर्सन वो अगर कॉन्सेंट देता है या कोई भी ऑफेंसेस में उसका नेग्लिजिबल है, तो वहां पे वो इंडिविजुअल भी वो मैनेजिंग ट्रस्टी के साथ भी यहाँ पे लाइबल हो जाएगा ऑफेंसेस के लिए, उसके ऊपर ऑफेंसेस लग जाएगा। मेनली मैनेजिंग ट्रस्टी के ऊपर मानते हैं उसको लाइबिलिटी उसके ऊपर लगता है ऑफेंसेस के लिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर वो कॉन्सेंट देगा या उसका कोई भी हाथ है यहाँ पे ऑफेंसेस में, तो वो इंडिविजुअल भी यहाँ पे आ जाएगा ये ऑफेंसेस में, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। बट अगर वो इंडिविजुअल वो अगर प्रूव कर देता है कि वो जो ऑफेंसेस में उसका कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है, मीन्स उसका नेग्लिजिबल कोई भी एलिमेंट नहीं है वो ऑफेंसेस में, अगर वो प्रूव कर देता है तो वहां पे उसके ऊपर नहीं लगेगा पेनल्टी, ठीक है। अगर वो प्रूव कर देगा तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो जाता है एंड ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है एंड ये वीडियो का पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना है, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको खत्म करिए। हमारा जो टारगेट है हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको 8-8 पेपर पढ़ना पड़ेगा एंड इसलिए हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट किए हैं। पूरा इंस्टीट्यूट मैथ को चाहते हैं कि हम कंप्लीट करने के लिए। और एक बात है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए हम बहुत सारा वीडियो ला रहे हैं। आपका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है ना यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करिए प्लस लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।